मैंने जीप का जायजा लिया, फिर इसे स्टार्ट किया और अपनी कोठी के गैराज में लाकर खड़ा कर दी। मैं लंबे लंबे डग भरता बरामदे में आया, दरवाज़ा खोल कर अंदर गया तो लड़की गायब थी। मैं जल्दी जल्दी पूरे घर में घूम गया, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिली। ये मेरी अपनी कोठी थी और मुझे मालूम था कि अगर इसको मैं बहुत पहले यहाँ से जाती दफ़ा ताला लगा गया था और मैंने देखा था कि वो इसी तरह लगा हुआ था। मैं नीचे तहखाने में आ गया और लड़की को आवाज़ दी कि वो मुझसे खौफजदा न हो। मैं इंडियन नहीं हूँ बल्कि मुसलमान हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो तहखाने के अंधेरे कोने से बाहर आ गई। इसके चेहरे पर दहशत और खौफ के साथ अब हैरत के तासुरात भी थे। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं इसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। वो गमो अंधवा की तस्वीर बनी मेरे सामने फर्श पर बैठी थी। मैं भी इसके पास ही फर्श पर बैठ गया और इसे सरसरी तौर पर अपने हालात से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। जवाबन लड़की ने सिसकियों के साथ अपनी दास्तान सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आला अफसर की बीवी थी। इसकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। इसके खामन का तबादला कराची से ढाका हुआ तो वो यहाँ आ गई और गुलशन कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने लगी। ढाका फॉल के बाद इसका खामद इसे लेकर 7 वाली कोठी में एक बंगला के यहाँ आ गया। इस इंसान सिफ्त बंगाली ने दोनों को अपनी कोठी में छुपा लिया, मगर नौकरों ने मुक्ति बाहिनी वालों को इतला कर दी। वो वहाँ धमके और बंगाली ऑफिसर को हुक्म दिया कि जिन गैर बंगाली जोड़े को इसने छुपा रखा है इसे बाहर निकालें। बंगाली ऑफिसर ने मुज़ाहमत की तो मुक्ति बाहिनी वालों ने इसे जख्मी करके तलाशी ली और इन्हें घसीट कर बाहर निकाला। इसके खामद को वहीं शूट कर दिया और इसे अगवा करके ले जा रहे थे कि 2 सिख फौजी पहुंच गए। उन्होंने इस लड़की को इनसे छीन लिया और मेरी खाली कोठी में ले आए। मैं इस लड़की और इसके शोहर का असली नाम नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ ले कि इस लड़की का नाम शहनाज था। ये लड़की कराची के आला ख़ानदान की चश्मो चराग थी और इसने अंग्रेज़ी में एमए किया था। इसके माँ बाप दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। शहनाज के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो बार बार अपने खामद को याद कर रही थी। वो कहती कि इनके बेगोरो कफन लाश मुक्ति बाहिनी वालों ने बाहरी सड़क पर फेंक दी थी। खुदा के लिए मुझे मेरे खामद के पास ले चलो, मैं अपने दुल्हे का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसे सब्र करने की तलकीन करते हुए हालात की संगीनी का एहसास दिलाया और कहा कि ढाका में हज़ारों दुल्हा दुल्हनों को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल किया जा रहा है। सारे मशरिक़ी पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। मैंने किचन से पानी लाकर इसे पिलाया। रात के 2:30 बज रहे थे। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी और मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका था कि इस बदकिस्मत लड़की को लेकर कहाँ जाऊँ और मैं इसकी कहाँ तक हिफाजत कर सकूँगा। मेरी अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं था कि एक शरीफ लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर आन पड़ी थी। मैं इसे वापस इसके हमसाए बंगाली कुंबे के पास भी नहीं ले जा सकता था। जिस बंगाली अफसर ने इन्हें पनाह दी थी वो खुद जख्मी हो चुका था। अगर मैं शहनाज को इनके पास ले जाता तो इस फैमिली के नौकर दोबारा मुक्ति बाहिनी वालों को खबर कर सकते थे। मैंने शहनाज से इस मौजू पर बात की तो वो सहम गई। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो लोग फिर आ जाएंगे। खुदा के लिए मेरे खामन की लाश सड़क पर से उठा लाओ। मशरिक़ी पाकिस्तान की सड़कों, घाटियों, शाहराहों और गली कूचों में सैकड़ों माओं के जिगर गोशों की लाशें बेगोरों कफन पड़ी थी। मैं किस किस की लाश उठा कर लाता। शहनाज को किचन में छोड़कर मैं टीवी लाउंज में आ गया। तीनों लाशें वैसे ही औंधी पड़ी थी। मैं अपने साथ किचन में से मोमबत्ती लेता आया था। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा कि तीनों लाशों पर बेशुमार चियूंटियाँ रींग रही थी। खुदा जाने इतनी सारी चियूंटियाँ कहाँ से आ गई थी। लाशें चियूंटियों से ढक गई थी। मैंने दोनों सिख फौजियों की ब्रेन गन्ने और हिंदू कैप्टन का पिस्तौल उतारा और किचन में वापस आ गया। ब्रेन गन का चैम्बर तकरीबन खाली हो चुका था, जबकि दोनों सिखों की ब्रेन गन्ने भरी हुई थी। शहनाज दीवार के साथ लगी फर्श पर खामोश बैठी थी। मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी। जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में इसका चेहरा बेहद गमगीन नजर आ रहा था। शहनाज का रंग खिलता हुआ था और वो एक खुश शक्ल लड़की थी। मैंने मोमबत्ती एक तरफ प्याली में यूं रख दी कि इसकी रोशनी बाजार वाली खिड़की और रोशनदान पर न पड़े। सुबह होने वाली थी। अगर इंडियन फौजी की कोई टोली गश्त करती इधर निकल आई तो सिपाही कोठी में खड़ी फौजी जीप देखकर अंदर आ सकते हैं और फिर हमारा जो हशर होगा वो मालूम था। मेरे दिमाग में किस तरह के मंसूबे जन्म ले रहे थे। कभी सोचता कि किसी भिखारी का भेस बदल कर शहनाज को भी भिखारन बनाकर किसी कब्रिस्तान या मस्जिद में पनाह ले लूं, मगर हम मुक्ति बाहिनी वालों की तेज नजरों से नहीं बच सकते थे। बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत हमारी दुश्मन हो रही थी। कभी ख्याल आता कि शहनाज को जीप में साल लेकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश करूं। ये बड़ा लंबा और कठिन सफर था। कदम कदम पर मौत फंदा लगाए हुए बैठी थी।
अगरचे मैं इंडियन फौजी वर्दी में था, लेकिन किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था। मोहम्मदपुर और मीरपुर की बस्तियों पर भी मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौज का कब्जा हो चुका था। वहां कत्लेआम का बाजार गर्म था। बिहारी और पंजाबी औरतों को अगवा किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहनाज भी सरासीमा थी। इसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने उठते हुए कहा, पहले तो हमें इन लाशों को ठिकाने लगाना चाहिए। मेरे बेडरूम में एक तहखाना इस मकसद के लिए बड़ी मौजू जगह थी। चुनांचे मैंने तीनों लाशों को घसीट कर इस तहखाने में फेंका और ऊपर से लकड़ी का तख्ता जोड़कर इस पर कालीन का एक टुकड़ा बिछा दिया। मैंने शहनाज से कहा कि जब तक हमें फरार का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसी जगह छुपे रहना बेहतर होगा। मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ जाएंगे, इसने कहा। ये कोठी लूटी जा चुकी है। मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल ही से इधर का रुख करेगा। ये कहकर मैंने किचन का जायजा लिया। वहां सिवाय चाय की पत्ती के खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। नल में पानी भी थोड़ा थोड़ा आता था। मैंने शहनाज से कहा कि फौरन पानी स्टॉक कर लिया जाए। चाय की 2 केतलियां और एक पतीली खुदा जाने वहां कैसे रह गई थी। शहनाज ने पतीली नल के नीचे रख दी। अब सवाल यह था कि शहनाज को किस जगह छुपाया जाए। मैं अपनी कोठी की छत पर पहुंच गया। आसमान पर सितारे फीके फीके से लग रहे थे और शहर की तरफ कहीं कहीं आग लगी हुई थी। नारों की आवाजें भी कभी कभी आ जाती थी। पिछली रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था। मेरी निगाह छत पर एक तरफ बनी हुई पानी की टैंकी पर जम गई। ये टैंकी काफी बड़ी थी और मैंने खास तौर पर बनवाई थी। मैंने टैंकी का ढक्कन हटाकर देखा। टैंकी बिल्कुल खाली थी। शहनाज को यहाँ छुपाया जा सकता था। मैं नीचे आ गया और शहनाज से कहा कि सुबह हो गई तो मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेने शहर जाऊंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं वो ऊपर पानी की टैंकी में छुपी रही। शहनाज ने कोई जवाब न दिया। अब वो जिस तरह भी मुमकिन था अपनी जान बचाना चाहती थी। दिन की रोशनी फैल गई तो मैंने शहनाज को ऊपर ले जाकर टैंकी में उतार दिया और ताकीद की कि मेरे वापस आने तक बाहर निकलने की गलती न करे। मैंने टैंकी का ढक्कन आधा खोल रखा था। फिर मैं तेजी से नीचे आया। जिस फौजी की मैंने वर्दी पहन रखी थी, इसके बटुए में 10-15 भारतीय करेंसी के रुपए वाले नोट भी थे। मैंने ब्रेन गन कांधे से लटकाई। बरामदे में आकर कमरे का दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और जीप में जा बैठा। फिर खुदा का नाम लेकर सड़क पर निकल आया। मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया था। कर्फ्यू को खुले थोड़ी देर हुई थी। दुकानें बंद थीं। अक्सर दुकानें लूटी हुई थी। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं उठ रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सैल्यूट किया। मैंने हाथ के हल्के से इशारे से जवाब दिया। कुछ बंगाली जिये बगला के नारे लगाते चौक में से गुजर गए। छावनी एक फरलांग दूर रह गई तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसरत से इंडियन फौजी मौजूद थे। मैं इधर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम किया। मैंने 2 बड़ी डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहरी जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने इसे डांटते हुए कहा, इधर क्या देखता है ओए जांगली, तुम दुश्मन के इलाके में हो, अंबाला छावनी में नहीं हो। इंडियन सिपाही ने एक बार फिर मुझे सैल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहां से निकल आया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवालदार रैंक के फीते लगे थे। किसी को भी शक हो सकता था। चुनांचे मैं ज्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अगरचे इस वक्त ढाका में अफरा तफरी का सालम था और इस किस्म की हजारों इंडियन फौजी जीपें सड़कों पर घूम रही थी, फिर भी मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की बेएहतियाती नहीं बरतना चाहता था। अब मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस बेकस लड़की की जान भी बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकाल कर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ जा रहा था। यूं ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का छोटा सा हुजूम नजर आया। करीब पहुंचा तो देखा कि मुक्ति बाहिनी के 4 आदमी एक गहरे सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनियों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जाकर मार रहे थे। बंगाली नारे लगा रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं इसे मुक्ति बाहिनी के हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले इस पाक फौज के जवान को संगीनियों से छलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, ओए तुम जांगली लोग, इसको शूट नहीं करेगा। ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले करो। मुक्ति बाहिनी वाले इन्हीं आंखों से मुझे तकने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से गरजा, ओए भाग जाओ नहीं तो एक एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा।
मुक्ति बाहिनी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवालदार को पिस्तौल ताने देखा तो बड़बड़ाते हुए परे हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा था। मैंने इसे हुक्म दिया, जीप में बैठ जाओ, तुम हमारा कैदी है, चलो डबल मार्च जाएंगे। इस फौजी के कांधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए इसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही किया करते हैं। मैंने इस पर पिस्तौल तान लिया। जल्दी उठो, चलो चलो बैठो जीप में। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया। लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुक्ति बाहिनी वाले भी मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ओए ये तो मुझे मालूम हो गया कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने मुक्ति बाहिनी वालों से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम इंडियन फौज की कैद में हो। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है और इसका नाम अल्ताफ है। मैंने इसे डांट कर कहा, तुम झूठ बोलता है, तुम लेफ्टिनेंट नहीं, इंटेलिजेंस का आदमी हो, हम तुमसे पूछगछ करेंगे। वो खुश शक्ल नौजवान सर झुकाए खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर शिकस्त की हजीमत थी। मेरे डांटने पर इसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं कैदी हूँ और अब मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वो सच है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कोर से है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, जब तुम्हारी रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे तो तुम इधर मुक्ति बाहिनी के हत्थे कैसे चढ़ गए? पाक फौज के जवान ने बताया कि इसकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस पर थी कि ढाका फॉल हो गया और गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत में छुपा रहा। अब मौका पाकर वहां से भागा तो मुक्ति बाहिनी वालों ने इसे पकड़ लिया। आप ना आते तो ये लोग मुझे हलाक कर चुके होते। अब हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमने तुम्हारे हजारों जवानों को मार डाला है, मैंने कहा। वो खामोश रहा। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट इसी तरह खुला था और कोठी का लॉन वीरान पड़ा था। जीप गैराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर से कहा, चलो अंदर चलो, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं इसे टीवी लाउंज में ले आया। पाक फौज का जवान यही समझे बैठा था कि मैं इसे शूट करने के लिए इस वीरान कोठी में लाया हूँ। मैंने इसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। पिस्तौल का रुख इसकी जानिब था। इसने कहा कि अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बाहिनी वालों से क्यों बचाया था? मैं मुस्कुरा दिया, पिस्तौल कनपटी के साथ लगा दिया और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते नहीं देख सकता था। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में रह गया। फिर इसने मेरी वर्दी की तरफ इशारा किया और कहा, ये वर्दी, जीप, ये सब कुछ। मैंने इसे अपने पास फर्श पर बिठा लिया और शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। ढाका में आने से पहले पठानकोट में मैंने कमांडो की हैसियत से जो कारनामे दिखाए थे इनका जिक्र नहीं किया। इसे यही बताया कि मैं ढाके में कारोबार करता था और ये कोठी मेरी मलकियत है। मैं ऊपर छत पर गया और टंकी से शहनाज को निकाल कर नीचे ले आया। वो बेचारी खौफ से नीम जान हो रही थी। मैंने नीचे आते आते इसे लेफ्टिनेंट अल्ताफ के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि अब हम 3 हो गए हैं, कोई ना कोई फरार का रास्ता निकाल लेंगे। मैंने शहनाज को डबल रोटी और अंडे देकर कहा कि वो नाश्ता बनाए। अल्ताफ अकबर ने कहा, फौज के रूल्स के हिसाब से कैप्टन वर्मा की जीप का हमारे गैराज में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। कैप्टन वर्मा जब अपनी रेजिमेंट में ना पहुंचा तो असूली तौर पर इसकी इस इलाके में तलाशी होगी जहां वो ड्यूटी पर था और हम इसी वक्त इसी इलाके में हैं। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिलिट्री पुलिस के आदमी कैप्टन वर्मा की तलाश में यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस जीप को यहाँ से दूर ले जाकर किसी घाटी या तालाब में लुढ़का देना चाहिए। इस नौजवान लेफ्टिनेंट का अंदाजा फौजी कवानीन और जवाबत के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैंने इसकी राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये जीप हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है। पहली बात तो ये है कि जीप एक इंडियन कैप्टन की है जबकि तुम हवालदार की वर्दी में हो। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो सकती है और किसी न किसी जगह तुम पकड़े भी जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं पाक फौज की वर्दी में हूँ, मैं बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। तीसरी ये कि एक औरत हमारे साथ होगी, इसे हम कहाँ छुपाएंगे? मेरे भाई, अगर हम इन बारीकियों पर गौर करते रहे तो यहाँ से कभी ना निकल सकेंगे। हमें जुर्रत से काम लेना होगा। मैंने कहा, ये मैदान जंग नहीं है जहाँ हम जुर्रत दिखाकर दुश्मन पर गालिब आ सकेंगे। हम दुश्मन के मुल्क में हैं और ढाका फॉल हो चुका है। हमें जुर्रत के साथ साथ अक्लो फहम और चालाकी और अय्यारी से भी काम लेना होगा। हालात का तकाजा है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस जीप से छुटकारा हासिल करें। इसके बाद मुझे भी कहीं से भारतीय वर्दी हासिल करना होगी ताकि पहली ही नज़र में पहचाना न जा सके। अगर मैं तुम्हारे साथ कुर्ते पजामे के साथ निकलता हूँ तो मुक्ति बाहिनी वाले मुझे पकड़ लेंगे और शहनाज को कहाँ तक बचा सकोगे? मैं सोच में पड़ गया। इतने में शहनाज नाश्ता तैयार करके ले आई थी।
हमने खामोशी से नाश्ता जहरमार किया। सदमे की वजह से शहनाज की भूख मर चुकी, मगर जिंदा रहने के लिए इसे मजबूर करके थोड़ा बहुत खिलाया। शहनाज पढ़ी लिखी औरत थी, फरार के इम्कानात पर वो भी किसी वक्त अपनी राय का इजहार करती। बंगाली जुबान इन दोनों में से मैं ज्यादा समझ लेता था और थोड़ी बहुत बोल भी लेता था, लेकिन अगर हम रवानी से भी बंगाली जुबान बोल लेते तब भी हमारे खिलते हुए रंग और कद काठ हमें पकड़वा सकते थे। मुक्ति बाहिनी वालों ने तो ऐसे ऐसे बिहारियों को भी कत्ल कर दिया था जिनके रंग बंगालियों जैसे थे और जो बड़ी रवानी से बंगला जुबान बोलते थे। मुकामी लोग इनके लहजे पहचान लेते कि वो बंगाली नहीं है। इसी उधेड़बुन में दोपहर हो गई। अचानक बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैंने लेफ्टिनेंट अल्ताफ और शहनाज को किचन में जाने का इशारा लिया और खुद ब्रेन गन हाथ में लेकर कमरे से निकलकर बरामदे में आया तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक सिख फौजी गेट के अंदर आकर गैराज में खड़ी जीप को देख रहा था। सड़क पर कुछ बंगाली लूटा हुआ माल उठाए लाठियां और कुल्हाड़ियां लहराते शोर मचाते गुजर रहे थे। मेरे बूटों की आवाज सुनकर सिख सिपाही मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने देखा कि इसके कांधे पर 2 फीते और एक क्राउन बना हुआ था। वो सूबेदार मेजर था और इसका रैंक मुझसे बड़ा था। मैंने जोरदार सैल्यूट मारा। सिख फौजी के कांधे पर ब्रेन गन लटक रही थी। इसने जीप की तरफ इशारा करके कहा, ओए नौजवान, ये जीप यहाँ रख कर तुम अंदर क्या कर रहे हो? 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इस सिख फौजी के साथ जो सलूक करना था वो मैंने सोच लिया था और एक बार फिर सैल्यूट मारकर, सर अंदर बहुत माल है, विलायती शराब, 2 औरतें भी हैं, इन्हें कहाँ रखना है सर? ऑर्डर करें। क्या इन औरतों को कैद कर लें या शूट कर दें? मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। विलायती शराब और औरतों के बारे में सुनकर इसकी आंखें चमक उठी और वो बोला, चलो हमें भी दिखाओ। मैं यही तो चाहता था। फौरन दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। वो लंबे डग भरता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मैं इसके पीछे पीछे था। मैं इसे ब्रेन गन का ब्रेस्ट नहीं मारना चाहता था। इस तरह इसकी वर्दी खून आलूद और नकारा हो जाती, जबकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। यहाँ मुझे ख़ास किस्म के कमांडो एक्शन से काम लेना था कि जिससे 1 सेकंड में दुश्मन की गर्दन का मनका तोड़ दिया जाता। कमांडो ट्रेनिंग के उस्ताद कहा करते थे कि इस एक्शन को अगर पूरी टाइमिंग और महारत से किया जाए तो खुद दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि इसकी गर्दन का मनका टूट गया है और वो मर चुका है। मैं इंडियन हवालदार की वर्दी में था। सिख सूबेदार मेजर को एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ। गैराज में इंडियन फौज की जीप खड़ी थी। वो इत्मीनान से टीवी लाउंज में आकर बोला, कहाँ है माल और जवान? मैं इसके करीब पहुंचा। सर दूसरे कमरे में है। वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा आधा खुला था। मुझे इसी दरवाजे की दहलीज पर कमांडो एक्शन करना था। ये दहलीज इस सिख फौजी की जिंदगी का आखिरी मुकाम था और दहलीज पर मौत इसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपने आप को एक खास पोजीशन में कर लिया। मेरी रग रग में बिजलियां सी कूद रही थी। सिख फौजी ने दहलीज की तरफ कदम बढ़ाया। इसे दूसरा कदम रखने की मोहलत न मिल सकी। मैं किसी ताकतवर चीते जैसी तेजी से उछला और दूसरे ही लम्हे सिख फौजी की गर्दन मेरे बाजुओं के शिकंजे में एक तरफ लुढ़की हुई थी। इसकी गर्दन का मनका टूट चुका था। इसके बाजू झूल गए। मैंने इसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। किचन से शहनाज और अल्ताफ अकबर भी आ गए थे। शहनाज सरासीमा थी। वो कत्ल पर कत्ल देख रही थी। लेफ्टिनेंट अल्ताफ ने तेजी से आगे बढ़कर सिख फौजी की लाश सीधी की और मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने कमांडो ट्रेनिंग कहां से हासिल की? क्या तुम फौज में रह चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, ये दाव पेज तो मुझे मेरे एक उस्ताद ने सिखाए थे। अब तुम जल्दी से इसकी वर्दी उतार कर पहन लो। ये कहकर मैं और शहनाज किचन में चले गए। शहनाज बेचारी थर थर कांप रही थी। वो घुटी घुटी सी आवाज में कहने लगी, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हम कहां तक भाग सकेंगे? ये मुल्क अगर आज बांग्लादेश बन गया है तो कल मशीकी पाकिस्तान भी था। यहाँ हमारे दुश्मन हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त भी जरूर होंगे, वो हमारी मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट किचन में आ गया और सूबेदार मेजर की वर्दी में था और ब्रेन गन इनके कांधे पर लटक रही थी। वो इसकी जेब से निकली हुई पासबुक और दूसरे कागजात पढ़ रहा था। इस सूबेदार मेजर का नाम बारा सिंह था और वो जाट रेजिमेंट का जवान था। इसकी पासबुक हमें इसकी लाश के साथ ही गायब कर देनी होगी। सिख फौजी की जेब से कुछ भारतीय करेंसी निकली। एक गोरमुखी में लिखा हुआ खत भी निकला जिस पर लुधियाना के किसी गांव का पता लिखा हुआ था। लुधियाना अंग्रेजी में लिखा था, बाकी सारा पता गोरमुखी में था। हमने सिख फौजी की लाश, इसका खत, इसकी पासबुक और अल्ताफ अकबर की वर्दी को भी तख्ता उठाकर बेडरूम के इस तहखाने में फेंक दिया जहां पहले से 3 लाशें अब बू देने लगी थी। पासबुक को इसलिए लाश के साथ तहखाने में फेंक दिया कि इस पर सिख सूबेदार मेजर की तस्वीर लगी थी। हमारा प्रोग्राम ये बना कि शाम का अंधेरा होते ही जीप लेकर निकल पड़े और शुमाल की तरफ किसी मुकाम से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की जाए। ये प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान था, लेकिन हमें मालूम था कि इस जानलेवा सफर पर कदम कदम पर मौत मुंह फाड़े खड़ी थी।
अब सबसे बड़ा मसला शहनाज का था। इसे हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे। हम हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकते थे कि एक शरीफ पाकिस्तानी खातून को मुक्ति बाहिनी वाले अगवा करके ले जाए। काफ़ी सोच और विचार के बाद आखिर हमने आपस में यही तय किया कि शहनाज को मर्दाना लिबास पहनाकर सिविलियन बंगाली नौकर के भेस में साथ रख लिया जाए। मैंने इसी वक्त जीप निकाली और शहर के एक पुराने बाजार में आ गया जहाँ सेकंड हैंड कपड़े वगैरह मिलते थे। बंगाली इंडियन जीप देखकर इकट्ठे हो गए थे और जिए बंगला के नारे लगाने लगे। मैंने दुकानदार से एक कुर्ता, खुला पजामा और रबड़ के पुराने 3-4 बूट खरीदे कि कोई तो शहनाज के पूरा आ जाएगा। मैंने दुकानदार को अपनी रेजिमेंट हेडक्वार्टर का झूठ मूठ एड्रेस लिख कर दे दिया कि बिल वहां भेज दे। वो भला इनकार कैसे कर सकता था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।